हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेंजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसके साथ साथ कुछ थ्योरी भी देखा था जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड है ना। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लेना, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मैं उसमें एकदम बेसिक से बताया हूँ ना। तो अभी मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके देख लेना। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक्सरसाइज 3.1 का NCERT का क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है सबसे पहले कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहा है ना। कितना रुपए में? 3900 रुपये में ना। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है कि आपको यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि मैं लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का कीमत x रुपये है तथा एक गेंद का कीमत y रुपये है ना। तो सबसे पहले हम मान लेंगे ना। तो हम लिखेंगे माना कि एक गेंद का कीमत, एक बल्ले का कीमत x रुपये। ओके, तो हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप लोग हिंदी में भी लिख रहे हैं ना। लेट द प्राइस ऑफ वन बल्ला, एक बैट है ना, 1 बैट इज x रुपीज़। ओके, अब दूसरा, जब एक बल्ला x रुपये का है तो गेंद कितना का होगा? गेंद को हम लोग मान लेंगे y रुपीज़ ना। एंड बॉल इज y रुपीज़। ओके, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन में है कि 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीद रहा है? 3900 रुपये है ना। 3 बल्ला और 6 गेंद, यानी कि एक बल्ला का दाम कितना है? x रुपीज़, और एक गेंद का दाम कितना है? y रुपीज़ ना। तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहे हैं 3900 रुपये है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, एक बल्ला की कीमत x रुपये है तो 3 बल्ला की कीमत 3x हो जाएगा ना। फिर प्लस एक गेंद की कीमत y रुपये है ना। एक गेंद की कीमत y रुपये है तो कितना गेंद खरीदा जा रहा है? 6 गेंद खरीदा जा रहा है ना। तो यहाँ से 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा ना। इक्वल टू इन दोनों को मिलाकर कितना पैसा उसको देना पड़ा? 3900 रुपये। ओके, तो ये अपना एक समीकरण बन गया ना, एक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 और गेंद खरीदा ना। बाद में एक और बल्ला खरीद रहा है ना। ये यहाँ पे तो पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। फिर से बोल रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। और एक बल्ला और इस बार 3 गेंद खरीद रहा है ना। तो एक बल्ला का कीमत तो x है, तो x प्लस 3 बल्ला 3 गेंद, तो ये हो जाएगा 3y। कितना में खरीद रहा है? ये आपको 1300 रुपये में खरीद रहा है ना। तो x प्लस 3y बराबर 1300 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2, ये तो आपका एक आंसर हो जाएगा ना। पहला आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बीजगणितीय रूप में मैंने इसको व्यक्त कर दिया ना। इसका बस इक्वेशन निकालना था और इसका आंसर, इसका ग्राफ भी बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालना पड़ेगा ना। तो पहले समीकरण 1 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से 3x प्लस 6y बराबर 3900। ओके, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे
अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को इधर भेजेंगे और एक का मान निकालेंगे ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से हम y को यहीं पे रखते हैं 6y और 3x को इधर लेकर आते हैं ना, तो 3900 माइनस 3x। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है ना। तो सबसे अच्छा हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे ना, 2y बराबर 1300। ठीक है, तो ये तो एक आपका आंसर हो जाएगा ना। अगर यहाँ से हमको y का मान निकालना है तो यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में, चलिए तो इसके बाद हम लोग इसके बाद ऊपर करते हैं, इधर साइड में कहीं, यहाँ से 2y इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 1300 और ये माइनस x इधर आएगा ना, तो यहाँ पे 1300 माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे 1300 माइनस x बट्टा 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, कम से कम 2 मान निकालना जरूरी है ना। तो यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, तो यहाँ से हम x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो x बराबर यहाँ पे क्या रखें, सपोज x बराबर यहाँ पे मैं क्या रखूँ, 1300 रखता हूँ ना, x बराबर 1300 रखूँगा यहाँ पे। तो 1300 रखूँगा तो 1300 में से 1300 चला जाएगा, 0 बचेगा ना, 0 में 2 से डिवाइड करूँगा, 0 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे इसको अपने से आप कुछ भी रख सकते हो ना, मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ 900 रख लेता हूँ ना, x बराबर 900। अगर मैं x की जगह पे 900 रखूँगा तो 1300 में से 900 गया, 400 बचेगा और 400 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 400 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 200 आएगा ना। तो ये मान निकल गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला ना, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y बराबर 1300 ना। तो यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x, ये वाला x इधर आकर माइनस हो जाएगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1300 माइनस x बट्टा 3 ना, ये 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे x का कुछ मान रखेंगे और वहाँ से क्या आ जाएगा, y का मान निकलेगा ना। तो पहले x की जगह पे हम क्या रखें, फिर से एक बार x की जगह पे क्या रखते हैं, 1300 रखते हैं ना। ओके, तो जब x बराबर 1300 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे फिर से वापस 0 आ जाएगा ना। तो 1300 और 0 आ गया। फिर क्या रखें, फिर यहाँ पे मैं 700, अगर x बराबर 700 रखता हूँ ना, x की जगह पे 700 रखूँगा तो नीचे क्या बचेगा, x में 1300 में से 700 गया, कितना बचेगा, 600 बचेगा। 600 को 3 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा ना, तो ये 200 आ जाएगा। ओके, तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ना। तो आप इतना नोट कर लो पहले। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ गया ना, हमारे पास 2 मान आ गया, एक तो 2 इक्वेशन आ गया। हम लोग यहाँ पे 2 इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये वाला, इसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना, ये वाला, इसको x एक्सिस बोलते हैं। तो ये x हो जाता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ओके, इसको देखिए, आपको यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है, 1300 है ना, यहाँ पे 1300 है, तो हम इसको 1300 तक लिखेंगे ना। तो इसको हम क्या करें, इसको मान लो मैं 500-500 का अंतर ले लेता हूँ ना, या 400-400 का ले लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 400। अब ग्राफ पे बनाना, ग्राफ में बहुत अच्छे से बनना है। यहाँ पे हम लोग बस रफ कर रहे हैं ना, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, मगर बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा ना कि कैसे बनता है। तो ये 400 हो जाएगा, यहाँ से 800 हो जाएगा, 1200, फिर 1600, इधर भी वैसे ही जाएगा ना, माइनस का 400, माइनस का 800, माइनस का 1200, फिर इधर माइनस का 1600,
फिर इधर माइनस निगेटिव आएगा 400, 800, 1200, 1600। फिर ऊपर y का 400, 800, 1200 और ये 1600। ओके, तो सबसे पहले तो ये हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए हम जब x का मान कितना है 1300 है ना, तो x का 1300 तो y का कितना है 0। तो x का 1300 के पास जाएंगे ना तो ये x वाला है ना, तो यहाँ तो 1200 है और ये 400 का गैप है ना, तो इसको फिर 4 पार्ट में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं 1300 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा 1300, 0 आए यहाँ पे x का 1300 और y का 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जब चल रहे हैं तो x को 1300 पे आ रहा है ना, मगर y तो चल नहीं रहे कहीं भी, ना ऊपर जा रहे हैं और ना नीचे जा रहे हैं, y 0 है ना, तो ये यहीं पे आएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 1300 और ये 0। ओके, देखिए फिर दूसरा पॉइंट x का 900 और y का 200 ना, तो x का 900 और y का 200 देखते हैं ना। तो x का 900 कहाँ है, 800 यहाँ पे है, तो 900 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 900। और y का कितना है 200, ये वाला y का 200, तो y का 200 जाएंगे, तो 400 यहाँ पे है, तो 200 कहाँ पे बीच में होगा कहीं ना, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है ना, ये हो जाएगा आपका 900 और y का 200, ये वाला पॉइंट। ओके, अब चाहो तो इसका एक दो पॉइंट और निकाल सकते हो, मगर एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है ना, तो मैं इसको मिला दूंगा ना, इसको ऐसे खींच दूंगा, ये ग्राफीय सॉल्यूशन हो गया ना, उसका ग्राफीय विधि से हल हो गया। तो ये कौन सा लाइन है, इसका मैंने खींचा। अब दूसरा समीकरण 1 है ये ना, अब समीकरण 2 वाला खींचूंगा, तो ये x का कितना हो जाएगा 1300, y का 0, तो x का 1300 और y का 0 तो यहीं पे आएगा ना दूसरा समीकरण का भी। और 700, 200, x का 700 कहाँ आएगा, 800 से 100 कम यहाँ पे, और 200 y का यहाँ पे ना, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा सीधा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको पहले नोट कर लेना। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था ना, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये ना। एक महीने बाद क्या होता है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है ना। तो इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बस क्वेश्चन सेम है ना, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल मानेंगे, एक x मानेंगे और दूसरा y मानेंगे, फिर 2 इक्वेशन आएगा अपना, और उन दोनों वो दोनों इक्वेशन क्या होगा, अपना आंसर होगा, और उसको ग्राफीय रूप से भी हल करना है ना। तो देखिए यहाँ पे है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये ना। तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे ना कि 1 kg सेब का मूल्य कितना है और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ सेब, ओके, कितना हो जाएगा, x रुपीज़ पर kg। ओके, तथा एप्पल का कितना, अंगूर का कितना हो जाएगा, ऑरेंज का हो जाएगा आपका ऑरेंज का प्राइस क्या हो जाएगा, y रुपीज़ पर kg। ओके, आप हिंदी में लिख लेना, माना कि सेब का 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है ना, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये है ना। तो देखिए 2 kg सेब, जब 1 kg सेब 1 रुपये की है तो 2 kg सेब कितना का होगा, 2x रुपये का होगा। ओके, तो ये आ गया आपका 2 kg सेब का मूल्य। ओके, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य ना। तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये। तो 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg अंगूर का मूल्य यानी कि y रुपये, दोनों का दाम कितना है, 160 रुपये। क्वेश्चन में सीधा बोला है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये है ना। चलिए इसको, ये आ गया आपका समीकरण 1।
ओके, फिर अगला पढ़ते आगे पढ़ते। इसके आगे क्या है कि इस 1 महीने बाद ना, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर ना, तो 4 kg सेब 1 महीना बाद ना, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, फिर प्रश्न के अनुसार ना, ये लिखना आप प्रश्न से या प्रश्न अनुसार ना। तो यहाँ से देखिए, फिर 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये होता है। तो 4 kg सेब, 1 kg सेब कितना का है, 100 रुपये का है, तो 4 kg 4x रुपये का हो जाएगा ना। फिर प्लस 2 kg अंगूर, 2 kg अंगूर ना, 1 kg अंगूर कितना का है, y रुपये, तो 2 kg 2y हो जाएगा ना। तो इन दोनों का दाम कितना है, दोनों को मिला करके आपका 300 रुपये हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 300 रुपये। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला, ये तो आंसर हो जाएगा ना बीजगणितीय। अब इसको ग्राफ में लाना है ना, इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से x और y का मान निकालेंगे, फिर इक्वेशन 2 से निकालेंगे और ग्राफ बना देंगे ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे ना। तो आइए यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करें ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से ना, क्या है, x + y बराबर 160 ना। तो यहाँ से 2x + y = 160। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस ये 2x आएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा ना 2x। ठीक है, अब यहाँ से इसका टेबल बना दीजिए। इसमें x रहेगा और इसमें y रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब x का मान कुछ रखेंगे यहाँ पे, तो y का मान आएगा ना निकल के। तो x के जगह पे हम क्या रखें, 80 रखते हैं ना। x के जगह पे अगर 80 रखेंगे ना, 80 रखेंगे तो आ जाएगा 80। x के जगह पे 80, तो 80 दूना 160 ना, तो 160 में से 160 गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, फिर दूसरा कुछ मान रखते हैं, क्या रखें यहाँ पे x बराबर 50 रखते हैं ना। x बराबर 50 रखेंगे यानी कि 50, तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 160 में से 100 गया, कितना बचा, 60 बच जाएगा ना, तो 60 आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया ना। अब इक्वेशन 2 से एक टेबल बनाएंगे, इससे 4x + 2y = 300 ना। देखिए आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x + y = 300 आ जाएगा ना, यहाँ से 2 कॉमन लेने पे। ओके, और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हटा दो, समीकरण 2 आप इसी को मान लो। ठीक है, अब देखिए अब समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 से क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे ना। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा 300 माइनस 200 ना, 2x इधर, तो 300 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ से एक टेबल बना लीजिए। x y, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का अपने आप आ जाएगा ना। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखें, x का मान यहाँ पे हम लोग रखते हैं 150। तो 300 में से 150 गया, कितना बचा, 0 बचा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर x का मान क्या रखें, x का मान 50 रखते हैं ना। तो 50 दूना 100, यहाँ से आ जाएगा y बराबर 200। ओके, तो दोनों टेबल बनकर रेडी है। अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं ना। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाना, मैं बस यहाँ पे रफ कर रहा हूँ ना। अब देखिए यहाँ से मैक्सिमम कितना है, 200 तक है ना, मैक्सिमम 200 तक है। तो यहाँ पे मान लो ये 100 है और ये 200 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, इधर -100, इधर -200, फिर -100, -200। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 का, x का 80 तो y का 0 ना, x का 80 तो y का 0। तो x का 80 कहाँ पे है, ये x वाला है ना, तो x का 80 पॉजिटिव है ना, तो ये 100 है, तो यहाँ पे 80 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा ना 80। x का 80 y का 0, यानी कि 80 और 0 यहाँ पे आएगा आपका, 80 और 0। दूसरा x का 50 तो y का 60,
x का 50 और y का 60। x का 50 यहीं पे कहीं होगा, ये 1 है तो आधा पे 50 होगा, और y का 60 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होंगे, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला हो जाएगा 80 नहीं 50 और 60, 50 और 60। ओके, अब इनको मिला देंगे ना यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसका बनाएंगे ना 150 0, x का 150 का ये 100 है, यहाँ पे 150 आएगा ना, 150 और y का 0 यही आएगा ना, तो ये हो जाएगा 150 और 0, ठीक है। अब 50 और 200, तो x का 50 कहाँ पे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 50 होगा, और 200 तो 200 कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो 50 यहाँ पे ऐसे आइए 50 और यहाँ पे 200 ना, तो हो जाएगा x का 50 और y का 200। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे और ये ऐसे। ओके ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में ना आया तो इस वीडियो को फिर से देखो, बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस एक्सरसाइज 3.1 में बस इतना ही क्वेश्चन था ना, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।